नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो टीएमसी में जो टूट-फूट हुई है, वो 64 एमएलए टूट करके अलग हुए हैं, ऋतुव्रत बनर्जी उनका नेतृत्व कर रहे हैं, वो अलग है। लेकिन जो 28 में से 20 सांसद टूट करके अलग हुए हैं और एक दिन पहले ही स्पीकर ने जिनको सदन में अलग एनडीए के साथ बैठने के लिए जो नई सीटें उनके लिए निर्धारित की है और जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक में उनको आमंत्रित किया गया, उसको लेकर के ममता बनर्जी धड़े या कहें कि काली घाट धड़े की धड़कनें बहुत बढ़ गई हैं, बहुत नाराजगी बढ़ गई है। महुआ मोइत्रा ने और कुछ दूसरे लोगों ने उस पर बड़ा ऐतराज किया है और ममता बनर्जी ने संभवतः विपक्ष के बाकी दलों और नेताओं से संपर्क स्थापित करके इसका विरोध दर्ज करवाने के लिए सर्वदलीय बैठक से सामूहिक बहिर्गमन कराने का फैसला करवाया है। ये अलग बात है कि उस समय एक बार बायकॉट किया और फिर वापस वो मीटिंग में बैठे भी 3 घंटे बैठ करके चर्चा भी की और जो उनको बात कहनी थी वहाँ पर अलग-अलग बिलों को लेकर के, विधायी कार्यों को लेकर के, उसमें उन्होंने हिस्सा भी लिया। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से पंकज विश्वास, तो उनके साथ जुड़ कर के चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। पंकज जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत-बहुत नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। तो अब कोलकाता में जो कुछ हुआ है उसका असर यहाँ दिल्ली में मानसून सत्र पर भी पड़ते जी, हुए नज़र आने लगा है। सर्वदलीय बैठक में पहला विरोध दर्ज कराया टीएमसी के बचे-खुचे सांसदों ने और जो विपक्षी कुनबा है उसने शुरुआती बहिर्गमन किया, हालाँकि फिर बाद में वापस आए और बैठक में हिस्सा लिया 3 घंटे तक। सर विपक्ष के पास मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे होने चाहिए, लेकिन विपक्ष के पास पता नहीं उनके पास अच्छे नेताओं की कमी है या उनके पास समझ-बूझ की कमी है। देश में बहुत सारा इश्यू हो सकता था जिसको लेकर संसद में चर्चा किया जाए या संसद के सदन के अंदर या बाहर। लेकिन विपक्ष तो ये छोटी-मोटी बातों को लेकर इसमें ये है। आप देखिए सर टीएमसी जो टूटी है, किसी को तो गन पॉइंट पे नहीं बीजेपी के किसी नेता ने तो ये नहीं कहा कि आपको हमारी पार्टी में आना है, आपको ये करना है, वरना आपके खिलाफ ईडी हो जाएगा, सीबीआई हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। लोग खुद ब खुद बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं। बीजेपी तो इन लोगों को रोक के रखी है। ये बीजेपी ये जाकर हाईकमांड से मिले, अंदर क्या बात हुई लोगों को पता नहीं, लेकिन निचले तबके में देखिए मुझे जितना पता है या मेरे पास भी बहुत सारा फोन आता है, सबके पास यहाँ पे आता है, लोग तो बीजेपी में जाने के लिए तरस रहे हैं। जो नीचे जो स्थिति है ऊपर भी वही स्थिति है। इसमें बीजेपी की क्या गलती है? जो लोग बीजेपी में जुड़ रहे हैं उनके पास 3-4, मैं राज्यसभा के सांसद की बात बोल रहा हूं, उनके पास तो 3-4 साल का समय था, फिर भी वो बीजेपी में जा रहे हैं। जो लोग सांसद हैं जिनके ऊपर अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, उनके पास भी बहुत समय है। 2024 में इलेक्शन हुआ था, फिर 29 में होना है, तो अभी उनके पास बहुत समय था, फिर भी वो जाना चाहते हैं। तो इसको लेकर टीएमसी अगर अपने लोगों को नहीं बचा पा रही है, टीएमसी अपने लोगों को अपने पार्टी में मैं ममता बनर्जी की बात बोल रहा हूं, अगर अपने पास नहीं रख पा रही है तो ये उनकी गलती है। इसमें बीजेपी कहां से आ गया? अगर अपने घर का कलह मैं अगर नहीं सुलझा पाऊं और कहीं कोई केस हो जाता है, इसमें पुलिस की क्या गलती है? इसमें जज की क्या गलती है? गलती तो मेरी है। तो ममता बनर्जी को तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये लोग झूठ फरेब की राजनीति करते हैं। आप देखिए सर कि कल अभिषेक बनर्जी ने कहा जो लोग वापस चले गए हैं अगर पार्टी में आ जाए तो मैं 1 घंटे के अंदर, पहले उन्होंने 24 घंटा बोला था, उसके बाद फिर उसको करेक्ट करते हुए कहा कि मैं 1 घंटे में पार्टी छोड़ दूंगा। सर मदन मित्रा साहब, उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया था और ऋतुव्रत के साथ चले गए थे। मदन मित्रा फिर ममता बनर्जी के पास आए। तो अभिषेक बनर्जी अपने वादे के तहत उनको तो पार्टी छोड़ देना चाहिए था, उन्होंने नहीं छोड़ा। इसके पहले मदन मित्रा की ही मैं बात बोलता हूँ। मदन मित्रा भाटपाड़ा में बाई इलेक्शन से वहां वो चुनाव लड़े थे। उस समय
यही अभिषेक बनर्जी ने कहा था, मदन मित्रा अगर 1 लाख वोटों से नहीं जीता तो मैं अपनी कलाई काट लूंगा। अभिषेक बनर्जी का कलाई तो उनके हाथों में ही है, किसी ने तो काटने को कहा भी नहीं, लेकिन मैं उनके वायदे को याद दिला देना चाहता हूँ। फिर चुनाव से पहले डेरेक ओब्रायन, उनका भी नंबर है, वो ममता बनर्जी के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन उनका भी नंबर है, वो विधानसभा में बहुत कुछ करते पाए गए। तो उन्होंने भी कहा था मैं अपना सिर मुड़वा लूंगा, हालांकि उनके सिर में कुछ 2-4 ही बाल बचे हुए हैं। तो उनका जो 2-4 बचा हुआ सिर के ऊपर हेयर है, बाल है, वो तो उन्होंने काटा नहीं हारने के बाद। तो ये लोग इसी तरीके का वो जो ये लोग जुमला देते रहते हैं और कुछ करते हैं नहीं, और जो इशू नहीं है उसको इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल के लोग भाग कर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो तृणमूल की गलती है, ममता बनर्जी की गलती है। आज पार्टी भी उनकी नहीं बची है, अलीपुर कोर्ट ने कह दिया है कि पार्टी उनका है ही नहीं। तो कम से कम ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का नाम लेकर तो अब राजनीति नहीं करना चाहिए। पहले ये पार्टी मुकुल रॉय के नाम पे रजिस्टर्ड था, बाद में ममता बनर्जी उसकी चेयरपर्सन बनी। मुकुल रॉय की पार्टी को उन्होंने हाईजैक किया, टीएमसी को तो कांग्रेस को उन्होंने तोड़ा। तो आज ममता बनर्जी कम से कम फिर दिखा दे कि ममता बनर्जी जो है बिना टीएमसी का नाम लिए, अब तो टीएमसी उनकी रही नहीं, तो दूसरा नया पार्टी बनाकर ममता बनर्जी फिर ये दिखाए कि अभी भी उनमें राजनीति अवशेष है, वो खत्म नहीं हुई है। पंकज जी, ये बताइए, सर्वदलीय बैठक बुलाई किस लिए जाती है? सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई जाती है सब लोगों को कि साथ सभी लेकर। दल बैठ करके जी एक आपस में संवाद, समन्वय, सद्भावना पूर्ण जी माहौल में मुद्दे तय करें बैठ करके जी कि भाई ये मुद्दे हैं सदन के सामने, ये हमारी तरफ से मुद्दे हैं, सरकार बताती है कि हमारे विधायी कार्य क्या हैं, अपेक्षा करती है कि सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे। जब वो फ्लोर पर आएंगे, वो सहयोग करेंगे नहीं करेंगे वो बाद की बात है, लेकिन कम से कम सर्वदलीय बैठक में ये बाइकआउट सॉइकआउट और ये इस तरह के विरोध प्रदर्शन एक तरीके से, क्या ये कोई बहुत अच्छी शुरुआत टीएमसी ने कराई है? हालांकि हर सेशन को ये लोग हंगामे की भेंट चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, शुरू के 10-12 दिन तो हर संसद सत्र को डिस्ट्रॉय करते ही करते हैं। सर एक्चुअली ममता बनर्जी विरोध की राजनीति के लिए ही जानी जाती है, वो इसी तरीके की राजनीति ही करती आई है। सर आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में एक बड़ा तूफान आया था, बार बार आता रहता है, लेकिन आमफान उस तूफान का नाम था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल आए थे। प्रधानमंत्री जी को क्या पड़ा था, हालांकि वो देश के प्रधानमंत्री है। कहीं भी किसी भी अंग राज्य में, किसी भी राज्य में कोई बड़ा हादसा होता है तो ये प्रधानमंत्री, जिम्मेदारी हो या ना हो, फिर भी वो बतौर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को तो पूरे देश की जिम्मेदारी होती है, वो आते थे, वो आए अम्फान के बाद। ममता बनर्जी से उन्होंने पूछना चाहा कि आपको क्या चाहिए, तो ममता बनर्जी ने वो उनका जो राजनीतिक स्टाइल है वो 15 साल, उस समय 10-12 साल हुआ था, तो जितना भी साल हुआ वो पूरा बकाया लेकर चले आए कि हमें ये मिलना चाहिए। वो था सिर्फ आमफान के लिए इलेक्शन। जो आपके यहाँ एक चक्रवात आया है, बहुत यहाँ डिस्ट्रॉय हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसके लिए वो आपको मुझे मिलना याद चाहिए। है, प्रधानमंत्री पहले उड़ीसा जी गए थे और बाद में यहाँ पहुंचे जी, थे। ममता बनर्जी ने एक फाइल प्रधानमंत्री जी के मुंह के ऊपर दे मारा था। कोई मुख्यमंत्री किसी भी प्रधानमंत्री के साथ ये किस तरीके का आचरण है? ममता बनर्जी तो यही करती आई है। आपने वो देखा होगा कि 90s के दशक में जब हम लोग स्टूडेंट थे, उस समय ममता बनर्जी चुनाव के लिए एक आई कार्ड, जो आज वोटर कार्ड है, उसके लिए वो उस समय आंदोलन कर रहे थे। बंगाल में घुसपैठिए का समस्या था, तो उस समय ममता बनर्जी और घुसपैठिए का इशू बताते बताते उस समय जो डेप्यूटी स्पीकर थे उनके मुंह पे कागज दे पाया था। तो ममता बनर्जी ये अच्छाई की राजनीति समझती ही नहीं है। ये सद्भाव, सद्भावना, ये ममता बनर्जी के सिलेबस के बाहर है। ममता बनर्जी मारपीट, गाली गलौज, भला बुरा बोलना, सब यही, ये उनके सिलेबस में आता है सिर्फ। तो ममता बनर्जी तो यही करती आई है, तो इनसे हम आज अच्छी बात की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? महुआ मोइत्रा ने कहा कि चूंकि अभी 20 सांसदों को स्पीकर ने मान्यता ही नहीं दी है, इसलिए उनको मीटिंग में बुलाने का क्या मतलब है? सर सांसद तो सांसद है और उन्होंने तो मीटिंग किया है। अगर कोई फॉर्मेलिटी बाकी है
वो अलग बात है, लेकिन वो तो मिल चुके हैं, वो तो अपना पक्ष रख चुके हैं। 20 लोग कम नहीं होते हैं, 20 है इसका मतलब तो टीएमसी के जितने भी सांसद हैं उनके नंबर से तो वो एक्सीड कर चुके हैं। और मान्यता नहीं मिलना, मान्यता तो एक दिन में नहीं मिलता है। मान लीजिए अगर कोई मान्यता अगर वो प्रोसेस में भी हो, तो मान्यता देने में तो समय लगता है सरकारी काम में। तो स्पीकर ने अगर बुलाया है तो मुझे लगता है कि वो मान्यता प्रोसेस में ही होगा। जिस दिन वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उस दिन फिर होगा। लेकिन अगर किसी को बुला ही लिया है तो इसमें आपत्ति क्या है? वो तो आप ही के लोग थे, आज आपके साथ हैं नहीं हैं कुछ भी हैं, सांसद तो हैं। अगर सांसद को बुला ही लिया किसी आलोचना के लिए, किसी विषय वस्तु पर बात करने के लिए, तो इसमें हर्ज क्या है? आपको अगर कुछ कहना है तो आप बोलिए, अच्छे तरीके से बोलिए, कोई समस्या है तो उस पर बात कीजिए। अगर किसी को वो तो जब हम लोग छोटे थे ना, तो दो दोस्तों में अगर लड़ाई हो जाती थी तो एक को अगर बुलाते थे तो हम बोलते अरे उसको बुलाया है तो मैं नहीं जाऊंगा। ये बच्चे लोग करते हैं, ये मजे हुए पॉलिटिशियन को ये शोभा नहीं देता है। एग्जैक्टली संसदीय कार्य मंत्री ने यही बात कही है जो आपने कही है। उनका कहना ये है कि ये कम से कम संसद सदस्य तो हैं, ये संसद में बैठने के अधिकारी तो हैं, और अगर हैं और इन 20 सांसदों को संपर्क कटा है, वो जुड़ेंगे। आपका कैमरा ऑफ हुआ था जी। आपको आवाज आ रही है ना? जी जी जी, तो जी किरण जी रिजिजू सर। ने ये कहा है कि भाई वो सांसद तो है ना, सदन में बैठते हैं। नंबर 2, स्पीकर ने जी एक जी दिन पहले ही उनके बैठने का स्थान निर्धारित किया है, यानी टीएमसी से अलग बैठेंगे, वो एनडीए के सदस्यों के साथ बैठेंगे। तो अभी औपचारिक तौर पर भले ही मान्यता ना दी हो, लेकिन एक प्रोसेस तो शुरू कर दिया है स्पीकर ने। तो ऐसे में अगर उनको मीटिंग में बुलाया गया है तो उनका ये अधिकार से भी ये वंचित क्यों करना चाहती हैं? सर ये खुन्नस है, क्योंकि उनके ही लोग थे, अब उनके साथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसका विरोधिता करते हैं वो भी बाद में उसी साइड में चले जाते हैं। मैं चंद्रिमा भट्टाचार्य का उदाहरण दूंगा। चंद्रिमा भट्टाचार्य वो आ, ममता बनर्जी की प्रतिनिधि थी। जो तृणमूल कांग्रेस किसका है, ममता बनर्जी का है या ऋतुव्रतो का है? ममता बनर्जी का पक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने रखा था। मुझे ये मालूम है क्योंकि मेरे पास वो कागज भी है, डॉक्यूमेंट, जिसमें वो संविधान, तृणमूल कांग्रेस का संविधान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था तृणमूल का ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम के हिसाब से पार्टी ममता बनर्जी का होना चाहिए। हालांकि मैंने पढ़ा है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है। तो चंद्रिमा भट्टाचार्य जो ममता बनर्जी का पक्ष रख रही थी, वही बात भी ऋतुव्रतो के साइड में चली जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो ममता बनर्जी के साथ रहने का, साथ जीने का, साथ मरने का, साथ राजनीति करने का दावा करते थे। उनमें से सबसे बड़ा नाम मदन मित्र का था। वो बोलते थे कि मेरा मेरा अगर कहीं कहीं अगर मेरा कट जाएगा तो वो ममता का नाम निकलेगा, वहां से खून नहीं निकलेगा। मैं आखिरी दिन तक मरने के समय भी मैं ममता बनर्जी का नाम लूंगा। मैं गद्दार नहीं बनना चाहता हूं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करने के बाद ऋतुव्रतो के साइड चले गए या किसी भी शिविर में शामिल हो गए, ममता का साथ छोड़ गए। तो नेता लोग तो इस तरीके का प्रवचन झाड़ते ही हैं। बाद में लोगों को वो समझते हैं कि लोग भूल जाएंगे 3-4 दिन में, 4-5 दिन में। बाद लोगों का मेमोरी शॉर्ट होता है, तो हमेशा वो अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। तो यही है, इनका भी यही है। अभी ये बोल रहे कौन कब कहाँ चला जाएगा, कोई ठिकाना ही समझ में नहीं आता है। अभी और दो देखिए, तीन और सांसदों का ज्वाइनिंग का चर्चा चल रहा है। उसमें से एक मुसलमान सांसद भी है राज्यसभा का। तो वो बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे, कब आएंगे, बहुत सारे अटकलें हैं। लेकिन कब सर कहाँ कौन चला जाएगा, कौन कितना बड़ा प्रवचन झाड़ के फिर दूसरे साइड में चला जाएगा, फिर कान पकड़ लेगा, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल है अभी। देखिए मैं आपको बताता हूं कि अप्रैल में परिसीमन और महिला
आरक्षण संशोधन विधेयक गिरे थे। उसके बाद से देखिए आपके भारत की नदियों में कितना पानी बह चुका है। आज क्या स्थिति है? मानसून सत्र में कुल मिलाकर के 48 सांसदों का सीटिंग अरेंजमेंट बदलने जा रहा है। इनमें 20 सांसद टीएमसी के हैं, 6 सांसद उद्धव ठाकरे के हैं और 22 सांसद डीएमके के हैं। जब राहुल गांधी डीएमके का साथ छोड़ करके जोसेफ विजय की पार्टी की तरफ गए और उनकी सरकार में शामिल हुए, तो एमके स्टालिन ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी कि हमारी बैठने की व्यवस्था इनसे इंडी अलायंस से अलग कर दी जाए। और उन्होंने ये बयान भी दिया है कि हम परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को देखेंगे और फिर मेरिट पर चर्चा करेंगे, उसके समर्थन समर्थन या ना समर्थन करने का फैसला लेंगे। यानी उनके रुख में भी बदलाव आ गया है। शरद पवार जाकर के एकनाथ शिंदे से मिलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि टीएमसी टूट गई, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद टूट गए, 6 उद्धव ठाकरे के गए, मेरे तो 8 ही हैं, इनमें से 6 निकल गए तो मेरा भी कबाड़ा हो जाएगा। तो वो कह आए उनके कान में कि भाई हमें तोड़ना मत, हम तो ऐसे ही सपोर्ट कर देंगे परिसीमन बिल का और महिला आरक्षण बिल का। तो इस बार संसद का चूंकि नजारा बदला हुआ दिखाई देगा, इसलिए पहले से ही ये पालबंदी कर रहे हैं, सारे मिलकर के हंगामा शुरू कर दिया है। एकदम सर, देखिए यही तो राजनीति है। राजनीति में ये पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस ने भी बहुत सारे लोगों को अपने पार्टी में शामिल कराया है। तो ये नया कुछ तो है नहीं, और कोई जबरदस्ती तो नहीं हो रहा है कि किसी को जबरदस्ती ठिकाने लगाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो अगर कोई लोग कहीं चला जाता है, इसमें कर क्या सकते हैं? लोगों को तो अपना पार्टी बचाना चाहिए। आज अगर कोई किसी पे जा रहा है, तो अगर किसी पे मैं कहूंगा कि जो जिस पार्टी से जा रहा है उस पार्टी की गलती है, उस पार्टी की नीतियों में खामी है, या परिस्थितियों के कोई वजह हो सकता है। तो बीजेपी को गाली न देकर अपने पार्टी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी बने। भारत में मैक्सिमम पार्टी है जिसका कोई आइडियोलॉजी है नहीं। तो जो लोग सिर्फ किसी वजह से राजनीति कर रहे हैं, वजह खत्म हो जाने के बाद लोग तो इधर उधर होंगे। आप देखिए तृणमूल कांग्रेस का एक ही एजेंडा था, सीपीएम को हटाना है। सीपीएम चली गई, बात खत्म हो गया वहीं पे। इनका कोई आइडियोलॉजी था नहीं जिसकी वजह से ये रोक के रख सकते हैं। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका वही सबसे बड़ा समस्या है कि इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कोई भाषा के लिए राजनीति करते हैं, कोई जात पात के नाम पे राजनीति करते हैं। एक अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा राजनीति का, जिससे वो अपने लोगों को बांध के रख सकते हैं, तब किसी बीजेपी, किसी कांग्रेस का ये मजाल नहीं होगा कि इनके लोग को छीन के ले जाए। सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति, एजेंडा ड्रिवन राजनीति करने से ज्यादा दिन तक चल नहीं सकते हैं। अब देखिए सोनम वांगचुक है, अभिजीत दीपके जी है, कांग्रेस जनता पार्टी, ये सब है। ये सब सेंसेशनल पॉलिटिक्स अभी चल रहा है, लेकिन हंगामा करने से देश का तो भला नहीं होगा। संसद में जो सांसद हैं, वो अपने इलाके की बेहतरी के लिए या अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए, कोई अगर देश को किसी चीज की जरूरत है, उस पे वहां पे चर्चा होना चाहिए। यहाँ पर मेरी पार्टी को तोड़ दिया, मेरा पेंसिल छीन लिया, मेरा कलम लेके भाग गए, ये सब करके फायदा कुछ ज्यादा दिन तक होगा नहीं। इससे उनकी ही किरकिरी होगी। आज ममता बनर्जी के लोग भाग रहे हैं, ममता बनर्जी रो रही है, लोग तो उनसे ही पूछेंगे कि आपके लोग भागे क्यों? आपने ममता बनर्जी ने जिस तरीके से यहाँ राज्य चलाया है, और भी लोगों ने जिस तरीके से अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में जिन लोगों से वो लोग काम कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, लोग उनसे नाराज है, लोग उनसे खुश नहीं है। इसीलिए तो सत्ता बदल रही है बार बार। हंगामा करके देश का पैसा, समय दोनों बर्बाद करके कोई फायदा नहीं होगा। ये बताइए, सदन का जो माहौल है वो तो खैर जैसा रहेगा वो तो रहेगा ही। जो टूट करके आए हैं टीएमसी के, उनके बीच में और जो थोड़े बहुत बचे खुचे हैं, उनके बीच में भी नोक झोंक देखने को मिलेगी ही।
वो नज़ारा बड़ा दिलचस्प होगा संसद में कि जो अभी तक ममता बनर्जी के दिशा निर्देश पर बात बेबात सरकार की नाक में दम किए रहते थे, वो इस बार उस तरह की हरकतें शायद ना करने दें अपने ही साथियों को जो बचे-खुचे हैं। जैसे सर कल्याण बनर्जी मशहूर हैं कि सदन में एक न्यूसेंस क्रिएट करना, जिस तरह के वो भाषण देते रहे, जिस तरह की एक्टिंग करते रहे, पर कल्याण बनर्जी की भी इस बार एक बार तो तना-तनी हो गई थी अभिषेक बनर्जी के बिहेव को लेकर के। सर अभी भी उन्होंने अल्टीमेटम देके रखा है ममता बनर्जी को। ये उनका कुछ-कुछ पॉइंट है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर मैं सोचूँगा पार्टी में रहना है या नहीं। मैं इस बार कम से कम टीएमसी के जितने भी लोग जब बोलने उठेंगे, मैं प्रत्येक का जो है वो संसद टीवी से जो था मैं फुटेज कलेक्ट करके रखूँगा। क्योंकि बाद में दिखाना ज़रूरी है उन लोगों की कि लोग किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। कल्याण बनर्जी जो है वो भी अभी सोच रहे हैं कि मैं ममता बनर्जी के साथ रह गया तो मेरा तो लॉस हो रहा है। और जितने भी लोग हैं जो ममता के साथ है वो भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी नेताओं को। हो सकता है कि किसी किसी के क्षेत्र में ग्रीन सिग्नल नहीं आया हो, क्योंकि जो व्यक्ति देश के उपराष्ट्रपति की किरकिरी करता है, जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री की किरकिरी करता है या उनकी नकल करता है, एक बैक बेंचर होते हैं ना, स्कूल में बदमाश बच्चे होते हैं, पीछे बैठते हैं, टिफिन में टीचर की नकल करते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करते। कल्याण बनर्जी उसी टाइप के नेता की तरह आचरण करते हैं। तो हो सकता है उनका ग्रीन सिग्नल नहीं आया होगा, इसी की वजह से अभी भी वो एनसीपीआई में नहीं जा पा रहे हैं, या वो तोल मोल की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? आज न कल सारे लोगों को तो ममता जी को छोड़ के जाना ही है, क्योंकि ममता जी ने के पास तो अब देने को कुछ है नहीं। कल्याण बनर्जी जैसे लोग तो प्रॉफिट के लिए ही थे। उनको टीएमसी की तरफ से केस मिलता था जिसको सुप्रीम कोर्ट में मूव करने से उनकी रोजी रोटी भी चलती थी। उसके बाद ममता बनर्जी ने उनको सांसद बना के रखा था। सांसदी से इलाके से भी उनके खिलाफ बहुत सारे तरह के आरोप हैं। और उनको भी पता है कि टीएमसी जो एक बार चली गई है, अब तो ये पार्टी आने वाली है नहीं। 2024 के बाद करीब 2 साल हो गया है। तो फिर 3 साल के बाद उनको फिर जनता के सामने आने का उनको मन में इच्छा होगा कि फिर से हम सांसद बने। तो टीएमसी का टिकट लेकर तो फिर वो जीतने की हालत में रहेंगे नहीं। तो वो भी इसी फिराक में ज़रूर होंगे कि किसी तरीके से फिर अगले बार सांसद बने, किसी अच्छे पार्टी से टिकट मिले, या एनडीए के समर्थन में अगर उनको कहीं मौका मिल जाए, तब तो फिर चाँदी ही चाँदी है। तो वो भी क्या ममता बनर्जी के साथ ज़्यादा दिन रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए इस बार कल्याण बनर्जी हो, महुआ मोइत्रा हो, श्रावणी घोष तो हालाँकि उन्होंने अपना ये शिविर बदल ही लिया है। तो महुआ मोइत्रा और ये कल्याण बनर्जी, इन दोनों के ऊपर मेरी तो कम से कम नज़र रहेगी। और जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, डिजिटल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सबका नज़र क्या वजह है बीजेपी जो इंटरेस्टेड हैं बीजेपी में आने के लिए, उनको शामिल नहीं कर रही है? सर एक्चुअली देखिए, बीजेपी में आने के लिए तो तृणमूल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को छोड़ के हर आदमी बीजेपी में आने के लिए इंटरेस्टिंग है। सर मेरे ही पास कुछ एक्स एमएलएज, कुछ काउंसिलर्स, इनका फोन रेगुलर आ रहा है कि इनसे बात करवा दो, उनसे बात करवा दो। वो फोन नहीं पकड़ रहा है, उसका कोई दूसरा नंबर है या नहीं। सारे लोग तृणमूल कांग्रेस के टॉप टू बॉटम सारे लोग बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। तैयार सिर्फ नहीं, कोशिश कर रहे हैं। समस्या यह है कि बीजेपी आने नहीं दे रही है, सिर्फ नेशनल को तो ले नहीं रही है। अगर बीजेपी अपना दरवाजा खोल दे तो ममता बनर्जी के पास रैली करने के लिए 100 आदमी नहीं बचेगा। हाँ, हो सकता है कुछ कॉलेज के स्टूडेंट उनके साथ रहे, लेकिन पॉलिटिशियन जिन लोगों को हम पॉलिटिशियन के तौर पे जानते हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पे जानते हैं, एक आदमी नहीं बचेगा। बहुत सारे लोग सेटिंग करके अभी है बंगाल में। ये भी सच्चाई है कि जो बीजेपी में नहीं आ पा रहे हैं, किसी तौर से किसी भी नेता के साथ अच्छे संबंध बना के या पुराने रिश्तों का हवाला देके वो बच रहे हैं। ये इंसान की फितरत है, कोई हर आदमी चाहता है कि वो अच्छी तरीके से जिंदगी जिए। लेकिन यहाँ जितने भी टीएमसी के लोग हैं, सब
दिखाने के लिए कुछ कुछ लोग ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन जो दिखा भी रहे हैं वो भी ममता बनर्जी के साथ नहीं। तो बीजेपी अगर दरवाजा खोल देगी तो कोई आदमी ही नहीं बचेगा, सिर्फ दो आदमी बच जाएंगे, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी। ये भी हो सकता है सर कि ममता बनर्जी के अपने भाई जो है कार्तिक, बाबुन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके परिवार के सदस्य वो भी बीजेपी ज्वाइन कर जाए। लेकिन बीजेपी शायद अभी उन लोगों को नहीं लेना चाहती। ये पार्टी का अपना ये डिसीजन होगा, हाईकमान का डिसीजन होगा कि वो कब किसको कब लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन जनता में निचले स्तर पे बीजेपी कर्मियों में काफी नाराजगी है। वो नहीं चाहते हैं कि एक भी आदमी को लिया जाए। उनका ये कहना है कि 370 अगर इस हालत में अगर बीजेपी कर सकती है, जब 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, राज्यसभा में भी पावर नहीं था, तो धारा 370 अगर हट सकता है, तो आज ये नेशनल इंटरेस्ट का चूरन हम लोगों को क्यों खिलाया जा रहा है? ये बीजेपी के निचले जो लेवल के जो वर्कर्स हैं उनका ये सवाल है पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब पार्टी का जो सिद्धांत है वो तो उन लोगों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन इससे दयनीय स्थिति किसी नेता की क्या होगी कि ना लोकसभा की सदस्य हैं, ना राज्यसभा की, ना विधानसभा की। और हालत ये है कि कांग्रेस भी आज इनकी इच्छा पूरी करने को तैयार नहीं है। जो सुनते हैं, अभिषेक बनर्जी को भेज करके राहुल गांधी के सामने एक प्रस्ताव रखवाया था कि राज्यसभा में अगर नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए ममता बनर्जी को, तो वो विलय करने के लिए सोच सकती हैं। अब तो जितनी टूट फूट हो गई है पार्टी में, मुझे लगता है कि कांग्रेस भी इनकी कोई शर्त मानने को तैयार नहीं होगी। सर टीएमसी जो है नेगोशिएशन टेबल पर, नेगोशिएशन कब होता है? नेगोशिएशन तब होता है जब आपके पास भी पावर होता है। संधि तभी होता है, राजनीतिक संधि, जब आप में भी कुछ दमखम हो। तो ममता बनर्जी के पास तो कोई दमखम है ही नहीं। इनकी पार्टी चकनाचूर हो गई है, तितर बितर हो गई है। तो अब ममता बनर्जी का अगर फ्यूचर भी देखें तो इस पार्टी का क्या फ्यूचर बचा है? कुछ नहीं है इस पार्टी का फ्यूचर। ना इनका फ्यूचर है, ना ऋतुव्रतो का भी फ्यूचर है, मैं एकदम साफ साफ कह देता हूँ। लेकिन ममता बनर्जी से नेगोशिएट वो क्यों करेंगे? अगर उनका फ्यूचर होता, जीतने की हालत में होते, या आने वाले 3 4 5 साल में अगर परिस्थिति बदलेगी तब बात अलग है। अभी तो ममता बनर्जी नेगोशिएशन उनसे क्यों करेगा? मतलब कांग्रेस उनसे क्यों नेगोशिएट करेगी? उनके पास कुछ बचा ही नहीं है नेगोशिएट करने के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि ममता बनर्जी कांग्रेस ज्वाइन कर जाए एकदम एकदम बिना किसी शर्त के, तो वो बात अलग है। लेकिन उनको विरोधी विपक्ष का दल नेता राहुल गांधी का चेयर छोड़ देंगे क्यों? उन्होंने राजीव गांधी के पीठ में किस तरीके से ममता बनर्जी ने छुरा मारा है, ये सोनिया जी को नहीं पता है? अच्छे से पता है। उनको पता है कि ममता बनर्जी किसी की नहीं है। वो कब बदल जाएंगी? वो एकदम मौसम की तरह नहीं, वो मौसम से भी जल्दी बदल जाती है। तो इसलिए उनको क्यों पार्टी में लेंगे? हाँ, पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर अगर वो ज्वाइन करे तो बात अलग है। और मैं तो मानता हूं कि ममता बनर्जी को अब या तो घर बैठ जाना चाहिए, और ज्यादा किरकिरी नहीं अपना करवाना चाहिए। आप देखिए ना सर, 21 जुलाई इतना वो ममता बनर्जी मैं ये करूंगी वो करूंगी, ये की कहीं कुछ नहीं। बंगाल में एकदम शांतिपूर्ण है। 21 जुलाई को ममता बनर्जी हो सकता है कि अपने घर के सामने करे और 50 आदमी उनके साथ ना हो। तो वो सोनिया जी, राहुल जी या कोई भी उनको जो समय दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। उनकी जो हैसियत बची है। मैंने ममता बनर्जी को प्रस्ताव दिया था कि आप कोलकाता पोर्ट या किसी इस तरीके का मुस्लिम सीट से, सेफ सीट से आप जीत कर आइए। शुभेंदु अधिकारी के चक्कर में मत पड़िए। शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से 2 सीट पे लड़े, आप भी 2 सीट लड़िए, एक कोलकाता पोर्ट से या किसी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जहां अपने जीतने की संभावना हो। ममता बनर्जी ने सुना ही नहीं। शुभेंदु अधिकारी जी को पता था कि वो भवानीपुर से जीतेंगे, जीत सकते हैं या जीतने के आसार हैं। वो जीते भी, लेकिन उन्होंने नंदीग्राम का सीट नहीं छोड़ा। ये होता है राजनीति में, लड़ाई के बाद भी एक जो है अपना एक सेफ जोन रखना, अपने इंटेलिजेंस को बचा के रखना, एक बुद्धि का यूज करना कि चलो ये नहीं होगा तो कम से कम ये होगा। लेकिन ममता बनर्जी तो वो की नहीं। पिछली बार नंदीग्राम में आई, एकदम मुंह काला करके वापस आई, फिर अपने एक आदमी को हटा के फिर जबरदस्ती वो जीती। अब उनके पास वो भी हैसियत नहीं है कि किसी को हटा के फिर उसको रिवोक करके फिर वो जीत कर आए। तो ये ममता बनर्जी का अपनी बेवकूफी है। इतना आदमी ज्यादा बेवकूफी करेगा तो उसका तो यही हसर होगा।
लेकिन हुमायूं कबीर ने तो कहा था कि मैंने जो सीट खाली की है वहां से लड़ लो, और नंदीग्राम जाने की ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही। नंदीग्राम तो नंदीग्राम में तो पिट चुकी है। और हुमायूं कबीर का सर कोई भरोसा नहीं है, वो किसी के भरोसे के लायक नहीं। वो अधीर रंजन चौधरी के साथ राजनीति करके अधीर रंजन चौधरी के पीठ में ही छुरा भोग के उसने राजनीति किया है। बीजेपी में आए, फिर चले गए, टीएमसी में आए, लेकिन टीएमसी के पॉलिसी को कभी नहीं माना, अपने हिसाब से हमेशा वो चलते थे। टीएमसी में रहते ही पार्टी को बिना बताए वो बाबरी मस्जिद का चक्कर शुरू कर दिए, फिर पार्टी से उनकी अनबन हो गई। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बयान जारी किया, ममता अगर जीत जाएंगी तो मैं ममता के पाँव में गिर जाऊंगा, मैं माफी मांग लूंगा। तो धूर्त पॉलिटिशियन है, चतुर पॉलिटिशियन है, सही है, लेकिन उनकी बातों को भरोसा नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि ममता बनर्जी उनकी बातों में फंस जाए, वो चले जाए वहां, लेकिन उसके बाद यही हुमायूं कबीर ममता को हरा दे, ये भी हो सकता है। इसलिए ममता बनर्जी वहां नहीं जा रही है। वहां पर तो ऐसे भी हुमायूं कबीर का ही दबदबा है, वो इनका इलाका है, तो वहां जाकर भी फायदा नहीं होगा। कोलकाता में भी तो ममता बनर्जी सेफ नहीं, ज्यादातर सीट भी इस बार बीजेपी ने ही जीता है। सिर्फ एक कोलकाता पोर्ट जहां से बॉबी हकीम आते हैं, वहां से अगर ममता खड़ी हो जाए और अगर बॉबी हकीम का सपोर्ट रहे तब हो सकता था, लेकिन अब तो बॉबी चाचा भी चले गए उनके पास से। अब ममता बनर्जी कहां से खड़ी होंगे? अब ममता बनर्जी के लिए एक हो सकता है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में कहीं चली जाए, वहां उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है। बांग्लादेश में जमात की वो हिमायती हैं, तो जमात का वहां पर वो करीब 50 से ज्यादा वो सीट जीते हैं। वहां की नागरिकता ले ले, वहां से जीते। ऐसे ही वो भारत की विरोधिता करती थी, नरेंद्र मोदी की विरोधिता करती थी। वहां उनको अगर नागरिकता मिल जाए, जमात से वो अगर लड़े, तो फिर वहां फिर खुल के भारत की विरोधिता करे, कोई उनको नहीं रोकेगा। बिल्कुल। देखिए साहब, संसद का नज़ारा बड़ा दिलचस्प रहने वाला है, दिखने वाला है। जैसा मैंने कहा है, 48 सांसदों के बैठने की पोजीशन चेंज हो चुकी है, और आगे अभी और क्या होगा, संसद सत्र के बीच में भी क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस पर निगाह रहेगी हमारी भी और आपकी भी। और पंकज जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला अपने व्यस्त समय में से और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रोशनी डाली। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।